हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। तो आज हम बात करेंगे एक काफ़ी स्पेशल एनिमे की। जब ये एनिमे आया था आई स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग। मतलब इसका जो पूरा प्रमाइस था ना वो ऐसा नहीं था जैसे एक न्यू जनरेशन का एनिमे होता है। आजकल के एनिमे जैसे जुजुत्सु काइसन हो गया या फिर डेमन स्लेयर हो गया या इवन वन पीस, ठीक है। सो इस एनिमे ने मुझे याद दिला दी थी बर्सर्क की। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से एक फोकलोर होता है, पुरानी एंशियंट स्टोरीज़ होती हैं, एंशियंट मतलब क्या बोलते हैं, ट्राइब्स एंड ऑल होते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें इनमें थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एनिमे जिस तरीके से मैंने इसके फर्स्ट इम्प्रेशन इसने मुझे पे डाला है, क्या लास्ट इम्प्रेशन भी वही रखेगा? देखो, पीपल से दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरे लिए तो लास्ट इम्प्रेशन इज़ द एवर लास्टिंग इम्प्रेशन। अगर आपने किसी पर अपना लास्ट इम्प्रेशन अच्छा बना लिया ना, तो दैट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एवर इन देयर ब्रेन। डजेंट मैटर आपने फर्स्ट इंप्रेशन कितना ही घटिया डाला हो, अगर लास्ट इंप्रेशन आपका किसी इंसान पर अच्छा है तो इट इज़ गोइंग टू स्टे विद देम फॉर देयर एंटायर लाइफ। वो हमेशा यही बोलेगा कि वो आदमी ने जाते हुए ये किया था, राइट। सो बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो भाई साहब ये क्या करा इन्होंने, फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट सीन, हम पहला सीन देखते हैं एंड वी गो क्रेजी अबाउट इट। मतलब भाई सीन शुरू हुआ और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा बैठा रखा, बंदे के ऊपर तलवार चल रही है और उसकी गर्दन काटी जा रही है। सो फर्स्ट सीन ही इन्होंने एग्जीक्यूशन से स्टार्ट किया है, तो मैं यहीं से समझ गई थी दैट ये सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी वेरी डार्क। आगे आगे चल करके ये डार्क होने वाली है। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो बंदा है जिसका गला काटा जा रहा है, इसका नाम है गाबीमारू। और गाबीमारू जो है वो इवागाकुरे निंजा है जिसका एग्जीक्यूशन चल रहा है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका जो शरीर है ना वो मरना चाहता नहीं है। तो गाबीमारू तो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी से परेशान है और वो मरने के लिए तैयार भी है, पर उसका बॉडी जो है वो इतनी जल्दी उसका साथ छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। अब गाबीमारू की ज़िंदगी का जो सफ़र है ना वो सागिरी यामाडा नाम की एक तलवारबाज है, ये लड़की ये सुन रही है और ये जो है अपने नोटपैड में नोट कर रही है। वो पूछ रही है कि गाबीमारू अपनी ज़िंदगी के बारे में बताए। अब गाबीमारू जो है उसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल भरी रही है। उसके माँ बाप को विलेज चीफ ने मार दिया, फिर उसने ईवा निंजा के राज सीखे इसी चीफ से, इसी क्लान से, और सबसे ताकतवर निंजा बन गया। उसने फिर चीफ की बेटी यूई से शादी करी थी। एक्चुअली उसने नहीं करी थी बल्कि चीफ ने खुद इस बंदे को अपनी बेटी से शादी करवा दी थी। पर कहता है कि उसने यूई के साथ में अपनी ज़िंदगी जीने का मतलब बहुत सारा सपना सजाया हुआ था, लेकिन वो इस चीज़ से भी परेशान था। और इवागाकुरे निंजा को अपनी क्लैन से किसी भी हालत में छोड़ना जो है ना वो अलाउड नहीं होता। इस वजह से गाबीमारू को लगता है कि वो अपने इस सज़ा के काबिल है और वो अपनी सज़ा को सही मानता है। काइंड ऑफ सारी चीज़ों से ऐसा लग रहा था जैसे गाबीमारू का ना ब्रेन टोटली वॉश करा गया है। जिस बंदे ने इसके माँ बाप को मारा था वो बंदा इसके लिए आज की डेट में काइंड ऑफ गॉड सा था और वो उसकी हर बात मानता था। लेकिन उसका जो शरीर है ना वो अभी मरना नहीं चाह रहा था, तो गाबीमारू नहीं मन पा रहा था। अब सीन में देखोगे तुम, गाबीमारू को इन्होंने बहुत तरीके से मारने की कोशिश की थी भाई। उसका गला काट के, उसको तेल में फ्राई करके, उसके पैरों को बांध के बुल से मतलब खिंचवाने की कोशिश करी थी दोनों साइड से, उसका मतलब शरीर उड़वाने की कोशिश करी थी, बट नथिंग वर्कड। तो इन्होंने फिर ये यामाडा क्लैन की बंदी सागिरी को बुलाया यहाँ पे, लेकिन सागिरी किसी और रीज़न से यहाँ आई थी, वो स्पेशली इसे मारने के लिए नहीं आई थी। अब जब सागिरी यहाँ पे आई और सागिरी ने ये सारी हालत देखा कि भैया ये तो इतना ताकतवर बंदा है, तो सागिरी के अपने प्लान्स तो थे ही। सागिरी अब इसको अपने साथ अपने विलेज ले गई। मेन बात ये थी कि देखो, गाबीमारू अगर किसी तरीके से उस जगह से छूट भी जाता है ना, तो उसे पता है कि और भी निंजाज हैं जो कि गाबीमारू की लेवल के ही हैं, काइंड ऑफ हार्टलेस हैं, और वो लोग गाबीमारू को कभी भी चैन से अपनी बीवी के साथ में जीने नहीं देंगे। तो इस वजह से गाबीमारू ने सब कुछ त्याग दिया था और वो मरने के लिए रेडी बैठा हुआ था। पर हमारी जो सागिरी थी वो एक रीज़न से यहाँ पे आई थी और वो गाबीमारू को अपने साथ ले जाना चाहती थी, और वो खाली हाथ तो घर वापस जाएगी नहीं। तो उसने
इसको बताया गाबी मारू को कि अगर गाबी मारू ये वाली डील मान जाता है, सागिरी के साथ उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है, तो सागिरी जो है वो इसको मतलब बेल करवा सकती है। वो अपनी बीवी के साथ में किसी दूर देश में जा कर के रह सकता है और कोई भी उसको गलती से छेड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ शोगुन ने मतलब अपने उसमें लिखा हुआ था। शोगुन जो है वो बहुत बड़ी ट्राइब है और वो इन सब ट्राइब्स को कंट्रोल करती है, तो एक बार शोगुन ने जो चीज़ बोल दी ना वो बाकी की ट्राइब्स को माननी ही पड़ेगी। सो ये चीज़ें जब सुनता है ना गाबी मारू, तो वो खुश हो जाता है और मतलब उसको एक उम्मीद की किरण जगती है कि वो अपनी बीवी के साथ में जा कर के वापस से रह सकता है, खुशी भरी मतलब खुशहाल भरी ज़िंदगी जी सकता है। अब गाबी मारू तो रेडी हो जाता है और सागिरी भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाकी के जो लोग वहाँ बचे हुए थे जो इसको मारने की कोशिश कर रहे थे, उनका काम तो अटक गया ना, तो वो लोग जो हैं अटैक करने की कोशिश करते हैं इन लोगों पर। बट यहाँ पर हम असली देखते हैं गाबी मारू को। भाई साहब, इसमें निंजा पावर्स होती है, सडनली ये मतलब सबको मार वार के और उनके ऊपर बैठ जाता है। दिस वॉज आइकॉनिक डूड, दिस वॉज आइकॉनिक। तो इसी के साथ ही फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से गाबी मारू एंड सागिरी के बीच में बातचीत चलती है और हमने गाबी मारू की पिछली लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना था। अब ये वाला जो एपिसोड है ना वो टोटली फोकस करता है सागिरी की लाइफ के बारे में। अब सागिरी जो है वो यामाडा क्लैन से है और यामाडा क्लैन जो है वो प्रोफेशनल्स हैं तलवारबाजी में, लेकिन उनका काम तलवारबाजी करके मतलब दुश्मनों को मारना और हराना नहीं होता, बल्कि जो शोगुन होता है, शोगुन का जो किंग होता है, वो किंग जिन लोगों को भी परसिक्यूट कर देता है ना कि भैया इनको सज़ा दो, तो सज़ा के तौर पर यामाडा क्लैन काम आती है। यामाडा क्लैन का काम होता है इन लोगों को मारना, इनके गले धड़ से अलग कर देना। अब यूजुअली ना हमने इस तरीके की चीज़ बहुत सारे एनिमेज़ में नहीं देखी है। अगर हम एनिमे वाले तलवारबाजों की बात करें तो हमारे दिमाग में यही आता है तलवारबाज हैं तो लड़ रहे हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ के जो ये तलवारबाज है यामाडा क्लैन किसी से लड़ नहीं रहा है। यामाडा क्लैन सिर्फ और सिर्फ मतलब सज़ा देने का काम कर रहा है। अब इनमें खासियत ये है कि इन लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है अपनी तलवारबाजी की कि ये लोग बहुत ही प्रिसाइसली गर्दन काटते हैं। इनका मेन एम जो होता है वो ये होता है कि गर्दन इस तरीके से काटी जाए कि सामने वाले को दर्द ना हो और उसे एक पीसफुल मौत ये लोग दे सकें। अब हम सागिरी का ना बचपन देख पाते हैं। इनके क्लैन में ये होता है कि आदमी जो है वो ये काम करते हैं मारने का, और औरतें जो है ना वो घर में कुछ मतलब इनके घर में बेसिकली ये है ना कि खाना जो है वो इन लाशों से ही आ रहा था। तो बाकी के जो लोग थे वो इन क्लैन को एक गलत नज़र से देखते थे, गंदी निगाह से देखते थे। वो इनको ऐसे देखते थे जैसे कि तुच्छ प्राणी, मतलब इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे। और जो लड़की है ना हमारी सागिरी, इसको बचपन से ही अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना था और इसे भी एक तलवारबाज बनना था, लेकिन इससे बाकी लोगों ने बताया कि ये मतलब फेंट हार्टेड लोगों का काम नहीं है, औरतों का काम नहीं है, तो तुम ये मत करो, ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट हाफ में दिखाई देती है। हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों से सागिरी के माइंड पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन सागिरी इन सब को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती है और अपने स्किल्स को और ज़्यादा शार्प करके और एक सक्सेसफुल मतलब तलवारबाज बनने में सक्सेस हो जाती है। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखते हैं कि सागिरी की तरह ही और भी जो बाकी के लोग थे, तलवारबाज थे, अलग अलग जगह पे जा कर के और अलग अलग परसिक्यूटर्स को लेके आए थे गाबी मारू की ही तरह, जिनका मतलब वहाँ पे भी उनको मरना ही था, और ये लोग ला करके इनको इकट्ठा कर देते हैं और इन्हें बताया जाता है कि एक पैराडाइज है जहाँ पे अमृत मिला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जाना बहुत इजी नहीं है। इन लोगों ने कुछ लोगों को भेजने की कोशिश करी थी, पर वो लोग कभी भी वापस नहीं आए उस पैराडाइज से। एक बंदा एक बार वापस आया था बस, और वो बंदा वो था जिसके पूरे शरीर पे ना फूल से खिल गए थे। अब वो मतलब ह्यूमन नहीं था, इट वाज लाइक अ डेड ह्यूमन। अब जो ये लोग बैठे हुए थे, ये लोग हंसने लगते हैं, इनको लगता है भाई क्या बकचोदी कर रहा है ये, तो वो लोग उस आदमी को लेके आते हैं एंड वी लिटरली सी कि भैया फूल खिले हुए हैं। इट वाज बोथ लाइक क्रीपी भी था एक तरीके से, और एक तरीके से हंसी भी आ रही थी यार। मतलब फूलों का यूज़ करके कोई क्रीप आउट कैसे कर सकता है, कैन यू इमेजिन। लेकिन हेल्स पैराडाइज में ये किया गया है, उन्होंने इंसान के शरीर पर फूल खिलाए हैं एंड यू क्रीप आउट मैन। नॉर्मल सिचुएशन में फूल देख करके यू विल फील गुड, अच्छा लगता है यार, वाह फूल है। और इस सिचुएशन में तुम देखो लोगों के शरीर पे फूल खिल गए हैं, इट्स लाइक
बचपन में घर वाले नहीं बोलते थे कि बीज मत खाओ और पेड़ उगाएगा पेट में। ये उस वाली डर का ना मतलब एनिमेटेड वर्जन है कि हाँ सही में इनके शरीर में वो पेड़ खिला रहे हैं। तो इट इज़ लाइक दैट। अब वहाँ जाने के लिए इन लोगों को भेजा जाता है, लेकिन वहाँ कोई रूल्स वगैरह नहीं है। वहाँ पे बस इनका रूल इतना ही है कि ये लोग जाएंगे, अमृत लेके वापस आएंगे, और जो बंदा अमृत लेके आएगा सिर्फ एक ही बंदे को ये लोग फ्री छोड़ेंगे। जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि गाबी मारू को ये बताया गया था कि वो अपनी बीवी के साथ में अच्छे से रह सकता है, उसको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ये सारे परसिक्यूटर्स थे, इनमें से सिर्फ एक बंदे को ही बचाया जा सकता था। एक बंदा आएगा, वो लेकर के अपना अमृत और वो अपने घर चला जाएगा। एक और सिचुएशन थी कि इन लोगों के साथ में ना, हर एक बंदे के साथ में उनका तलवारबाज जाएगा। तलवारबाज का काम जो है वो इन लोगों के साथ में इंटरफेयर करने का नहीं होगा। वो तलवारबाज को भी ये लोग अपने साथ जिंदा बचा के लाएंगे तो ही इन्हें बचाया जाएगा, अदरवाइज इन्हें मार देंगे। तो इनके मतलब एक साइड खाई और दूसरे साइड क्या पत्थर पहाड़, ये वाला सिचुएशन था। अब यहाँ पे एक सीन हम देखते हैं भाई साहब, सडनली ना ये लोग, क्योंकि ये तो थे ही सारे ऐसे गैंग मेंबर टाइप और मतलब लड़ने भिड़ने वाले, तो इन्होंने बोला कि जब एक ही बचेगा तो हम यहीं पर एक दूसरे को मार देते हैं। एंड इससे ऐसे करके इन्होंने ये बहुत सारे लोग मार दिए थे, लाइक 50-60% लोग इन्होंने मार दिए। जब 50-60% हो गए तो किंग ने बोला नहीं नहीं सारे ही मर जाएंगे तो फिर मेरे को ला करके अमृत कौन देगा, मत मरो मत मरो। तो एंड में बचे हुए जो 30-40% लोग थे उनको इन्होंने फिर भेजने की तैयारी करी, एंड यहीं पर ही हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। सो या अब हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।